बीच में पाँव निकाल ले। पाँव निकाल पीछे कोई नहीं रहेगा भाई, पीछे कोई नहीं रहेगा, आप हट जाओ सर, पीछे से हट जाओ भाई। पीछे मारो भाई, और थोड़ा और पीछे। और तो सबके परिवार में कुशल क्षेम है? ये आवाज आ रही है क्या? नहीं, मेरी आवाज आ रही है क्या? वो माइक नहीं है भाई कोई? अरे कोई माइक नहीं है क्या? माइक नहीं कोई वैसे लाउड स्पीकर नहीं है, चल जाएगा काम इससे। आज स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने संघर्ष के बलबूते पर इस देश के लोगों के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में लगभग समूचा देश उनके साथ। और इसी से डर करके स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा के लाखों लोगों को मीसा के तहत गिरफ्तार किया था। आज वही परिस्थिति हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश में कोई प्रशासन नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, ना बिजली है ना पीने का पानी, पीलिया और कैंसर जैसे भयानक रोग तेज़ी से फैल रहे हैं। कोई अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी उनमें इलाज कराने में सक्षम ही नहीं, और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न होने की वजह से लोग अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। महंगाई आसमान को छू रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लग रही है। और उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर आंदोलन करके लोगों को इस बात के लिए आगाह करें, सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन करें, धरने दें, तो फिर हमें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। आज मैं आपके सामने एक कैदी के शक्ल में हूँ। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, कोई गवाही नहीं, लेकिन फिर भी मैं सजा काट रहा हूँ, चूँकि हम अदालतों का सम्मान करते हैं। अदालत ने जो निर्णय लिया ठीक है। अब मेरी हाई कोर्ट में अपील है, हाई कोर्ट क्या निर्णय करेगी हम उसको सम्मान प्रदान करते हैं। लेकिन सरकार की मंशा तो केवल एक ही थी कि अगर इन लोगों को इस प्रकार से जेल की सलाखों के पीछे बंद करके अगर इस संगठन को क्षीण कर दिया जाए तो फिर तुम्हारी लूट बदस्तूर कायम रह सकती। लेकिन बधाई के पात्र हैं मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने हमारी गैर हाजिरी में भी संगठन को और ज़्यादा प्रभावी बनाया। और आज उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में मेरी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के सत्ता प्राप्ति की ओर जा रही है। इससे भी इनको पीड़ा हो रही है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई का दुरुपयोग किया, बल्कि अब तो भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके उसका दुरुपयोग कर रही है। और ये ज़रूरत इनको इसलिए महसूस हुई क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 तारीख को करनाल में आए थे,
और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 6000 कुर्सियां लगी थी, वो भी खाली पड़ी थी। इससे बौखलाहट में आकर के उन्होंने उल जुलूल बातें भी करनी शुरू कर दी और सीबीआई का दुरुपयोग करके उस कोर्ट के सामने फिर एक दरख्वास्त दे दी, जिस कोर्ट ने 17 तारीख तक मुझे सरेंडर होने की अनुमति दी थी। मेरे पे कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाबंदी थी, ना कोई भाषण देने की पाबंदी थी, बल्कि कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि आप 17 तारीख को इसमें शामिल हो। लेकिन इन्होंने बीच में इंटरवीन करके और सीबीआई का दुरुपयोग करके कल जो फैसला हुआ वो आपके सामने है। हम कोर्ट का एहतराम करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं चाहे जेल में रहूं चाहे घर में रहूं, लेकिन सोच का अंतर है। प्रधानमंत्री जी आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को कहते हैं मैं हरियाणा को विकास की दृष्टि से पहले नंबर का प्रदेश बनाऊंगा। बहुत प्रसन्नता होती है। मैं प्रधानमंत्री का फर्ज भी बनता है कि जो क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अगर सही मायनों में हरियाणा के हित चिंतक थे तो सबसे पहले तो हरियाणा सूखाग्रस्त था, उसको सूखाग्रस्त घोषित करके उसकी मदद करते, किसान को उसकी उपज के लाभप्रद मूल्य मिल सके इसलिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करते, एफडीआई के बखेड़े से हिंदुस्तान के व्यापारी को निजात दिलाने का काम करते, विकास के काम करते। कहते तो है मैं हरियाणा को प्राथमिकता प्रदान करूंगा। और प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों जापान गए, वहाँ से 3 प्रोजेक्ट लेकर के आए और तीनों के तीनों गुजरात में स्थापित किए। औद्योगिक पार्क भी गुजरात में स्थापित किया। अगर हरियाणा के हमदर्द थे या बनारस से जीत के गए थे तो कम से कम इन सूबों में कुछ करना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी अब अपने भाषण में और तो कोई बात कहने को है नहीं, कहते मेरी फ़ोटो देख के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारे पास तो एक ऐसा फ़ोटो है जिसे समूचा राष्ट्र मान्यता प्रदान करता है। आज चौधरी देवीलाल के प्रति इस देश की ग्रामीणांचल में बसने वाले किसान और कमेरे की अटूट आस्था है, वो उनकी पूजा करते हैं। हमें इसके अलावा किसी और की ज़रूरत भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आगे जाके कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से ओथ लेगा या चंडीगढ़ से प्रशासन चलाएगा। मैं गांव का आदमी हूं, हमारा प्रदेश ग्रामीण प्रदेश है और हमारे प्रदेश के लोग मेहनत करके सारे संसार का भरण पोषण करने का काम करते हैं। मैं पहले भी जब मुख्यमंत्री रहा था तब भी मेरा प्रशासन चंडीगढ़ से नहीं चलता था, मैं तो गांव का आदमी हूँ, गांव में जाता था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच में जाता, उनकी समस्याओं को समझता और उनका समाधान किया करता था। आज भी मैं उसी हिसाब से सोचने का काम करता हूँ। इसलिए प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए ज़रा संयम में रहना चाहिए। उल जुलूल बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती। और कम से कम गुजरात में पैदा होने वाला व्यक्ति, जहाँ महात्मा गांधी ने जन्म लिया हो, जो गांधी जी की जन्मस्थली हो, जो देश के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हों, सारे संसार के लोग आज भी इनकी पूजा करते हों, उस धरती में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार की उल जुलूल बात करता है तो मुझे ये शक पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में पैदा हुए हैं या किसी और प्रदेश में पैदा हुए हैं। गुजरात में पैदा होने वाला व्यक्ति तो ऐसा नहीं, वो तो मृदुभाषी लोग हैं, लेकिन उनकी सोच इस किस्म की है। तो मैं उन पर कोई कटाक्ष करने के बजाय उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर नरेंद्र मोदी जी 90 के 90 हलकों में अपने चरण डाल दें, तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो सारी की सारी सीटें हम बैठे बैठाए जीत जाएंगे। तो मैं उनका बहुत कृतज्ञ होऊंगा, बड़ा मशकूर होऊंगा। मैं अदालत के फैसले को मान्यता देता हुआ आज शाम को सरेंडर कर रहा हूँ, मैं जेल में जा रहा हूँ। अदालत जो फैसला करेगी वो मुझे श्रम मान्य होगा। ऐसी परिस्थिति इसलिए नहीं बनती कि आज भी हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत लेने की स्थिति में। मुख्यमंत्री कौन होगा चौटाला जी अगर आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत में आती है तो? नहीं, हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं, हम द्वेष की भावनाओं से काम नहीं करते। चौटाला जी हम हरियाणा, मैडम थोड़ी सब्र करोगी, डट भी जा, जी भी कह लूँगा, थोड़ी तसल्ली कर ले। आज अगर सही पूछो तो हमारे यहाँ फाइट में कोई है ही नहीं। मैं क्या बताऊँ, आज मैं आपको 14-15 जिले ऐसे बता दूँ, आप नोट कर लें, बाकायदा लिख लें मेरे।
मैं पंचकूला से चलूँगा। पंचकूला, एक सेकंड सुन लो पहले। पंचकूला की 2 सीट है, दोनों की दोनों हम जीत रहे हैं। उसके बाद यमुनानगर की 4 सीट है, चारों की चारों हम जीत रहे हैं। कुरुक्षेत्र की 4 सीट है, चारों की चारों हम जीत रहे हैं। कैथल की 4 सीट है, चारों की चारों हम जीत रहे हैं। करनाल की 5 सीट है, पांचों की पांचों हम जीत रहे हैं। आगे चल के जींद है, जींद की 5 सीट हम जीतने की स्थिति में। सरसा की 5 सीट है, 5 हम जीत रहे हैं। फतेहाबाद की 3 सीट है, तीनों हम जीत रहे हैं। भिवानी की 6 सीट है, 6 की 6 हम जीत रहे हैं। रिवाड़ी में 3 सीट है, तीनों हम जीत रहे हैं। मेवात की 3 सीट है, तीनों हम जीत रहे हैं। पलवल की 3 सीट है, तीनों हम जीत रहे हैं। और सोनीपत जो हुड्डा का गढ़ कहलाता है, उसकी 6 की 6 सीट हम जीतने की स्थिति में। बीजेपी कम से कम एक आदमी तो ऐसा बता दे कि ये 100% जीत रहा है, हम इस पे भी बैठ लगाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ये कह दे कि हमारा फलां हल्के से फलां व्यक्ति निश्चित रूप से जीतेगा। इन लो जीत के आदमी। मैंने तो आपके सामने 14 जिले बता दिए, बीजेपी बताए तो सही। ये संभावना आप कतई नकार दीजिए। 2/3 से ज़्यादा बहुमत लेने की स्थिति में हम आज हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा? डेमोक्रेटिक सेटअप में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के मताधिकार से चुने गए मतदाता अपना नेता का चयन करते हैं। हमारी पार्टी के जो विधायक चुन करके जाएंगे वो अपने नेता का चयन करेंगे और वही पार्टी का प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। मोदी जी ये बात आज ही नहीं कह रहे हैं, पहले भी कह रहे हैं। और मोदी जी ये भी कहते हैं कि ये तो बेटों को अलावा किसी की सोचते ही नहीं है, परिवारवाद पे चलते हैं। उन्हें हमारे हरियाणा की संस्कृति का ज्ञान नहीं। हमारी सभ्यता और संस्कृति में माँ बाप के बैठे हुए पुत्रों को अवसर नहीं मिलता है, वही मालिक होते हैं और उसके बाद उनको चार्ज मिलता है। आपके प्रति एक सहानुभूति की लहर जाएगी, क्या आपको ये जेल जाना फायदे का सौदा लग रहा है? मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, थोड़ा समय तो आपका लगेगा। मैं जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन मेरे पिता चौधरी देवीलाल जी लाहौर की जेल में कैदी थे। मेरा जन्म जो था वो मेरे ननिहाल में हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म भी उनके मामा की जेल के अंदर हुआ था, कंस की जेल में हुआ। मैं मजदूरों के लिए भी जेल में गया हूँ। मुझे ये कहने में बड़ा गर्व और फख्र महसूस होता है कि पत्रकारों के, लोगों के हितों की रक्षार्थ मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री के तौर पर आपके प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। मैं भी उनके साथ था। शिक्षकों के आंदोलन में मैं शिक्षकों के लिए भी जेल में गया हूँ। और किसान के गेहूं का भाव जब 76 रुपये प्रति क्विंटल था, हमने आंदोलन करके 55 दिन जेल में भी गए थे और सरकार को मजबूर कर दिया था 126 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव मुकर किया था। मैं इमरजेंसी में भी 19 महीने लगातार जेल में था। मैं भी जेल में था, मेरे पिताजी भी जेल में थे, मेरा छोटा भाई भी जेल में था। और अब के संघर्ष में इन्होंने जब हमें कुचलने का प्रयास किया तो हमने चौथी पीढ़ी को फिर तैयार कर दिया कि शायद 3 से काम इनका ना चले तो चौथी भी जेल में जाने के लिए तैयार। हमें जेल से डर नहीं लगता। हम असूल और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आजीवन लड़ते रहेंगे। दोष मेरा एक बताया गया है कि मैंने 3206 बच्चों को नौकरी देने का काम किया। अगर 3206 लोगों के घर में चूल्हा चसाने के लिए मैं अगर दोषी हूँ तो इस प्रकार का दोष ओम प्रकाश सारी उम्र करेगा, चाहे मुझे फांसी टूटना पड़े। और मैं लगातार मैडम जेल में था, फिर भी मेरी पार्टी और मजबूत हुई कि नहीं हुई? इस बार मुख्यमंत्री क्या चौथी पीढ़ी से भी आ सकती है? मुख्यमंत्री किसी पीढ़ी से नहीं आएगा। आपकी चौथी पीढ़ी से? मुख्यमंत्री किसी की, ना आपकी पीढ़ी से आएगा ना मेरी पीढ़ी से आएगा। मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के चुने हुए प्रतिनिधियों में से चुना जाएगा। वो जेल से शपथ लेने वाली बात थी सर। कौन कहते हैं? अगर उसकी बात का जवाब मैं दूंगा तो फिर तो मेरा दिवाड़ा ही पिट जाएगा। कहते हैं आप ना छेड़े तो ये प्रश्न ज़्यादा अच्छा। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री,
वो देश के सर्वे सर्वा है, और उनकी तरफ से इस प्रकार के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए तो न सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी पीड़ा होती है। उन्हें पद की गर्व, बूढ़ा तो बेचारा दाव लग गया, ये कोई इस लेवल का आदमी थोड़ा ही था भाई, इसकी उसका और उसका क्या मुकाबला करोगे आप? प्रधानमंत्री मोदी ने सिरसा में रैली की है, उन्होंने 13 सच्चा सौदा की प्रशंसा की है। ऐसा देखा गया कि कांग्रेस का समर्थन रहा है उनको, 13 सच्चा सौदा ने कांग्रेस का समर्थन किया है। क्या वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपको क्या लगता है? हम सामंतशाही युग के लोग नहीं हैं, हम जनता जनार्दन के विश्वास, सहयोग और समर्थन से ही सब कुछ अर्जित करना चाहते हैं। इस देश में 18 वर्ष की आयु का हर बालिग जो है वो इस देश का सर्वे सर्वा है। हम उसका मन जीतने के पक्षधर हैं। हम इन डेरों के चक्कर में नहीं पड़ते, अगर इस चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत लंबी बात चलनी शुरू हो जाएगी। आप अभी हॉस्पिटल में जाएंगे या जेल में जाएंगे अभी सीधा? अभी मैडम जेल में जाऊंगा, मैं बीमार हूं, तो जेल वाले शायद मुझे सीधा अस्पताल में भेजेंगे। मैं बुखार में हूं इस वक्त। लोकसभा चुनाव में बिना सबके समर्थन आईएनएलडी ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी को दिया था, क्या वो एक भूल थी? नहीं, वो भूल नहीं थी। मैं उसको फिर दोहरा दूं, हम वैचारिक तौर पर कांग्रेस के खिलाफ हैं, और आज की नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे ही 4 वोटों से बने थे, और उस वक्त हरियाणा प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार चला रही थी, और लगातार चौधरी बंसीलाल के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे थे। और उस हालत में भी वो सरकार चला रहे थे जब हम केंद्र में उनका समर्थन कर रहे थे। अटल जी ने हमें कई मरतबा कहा कि कैबिनेट में कोई बर्थ ले ले, हमने कहा कि नहीं, हमें बर्थ नहीं चाहिए, हम वैचारिक तौर पर विपक्ष के साथ हैं और आपका साथ दे रहे हैं। इसीलिए अंदाजा जताया जा रहा है। मुझे उचाना में मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हमारे सारे विकल्प खुले हैं, अगर जरूरत हुई तो शायद हम किसी से हाथ भी मिला सकते हैं। अगर जरूरत हुई तो ना, तो आपने मेरी बात सुनी नहीं। हम 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत लेने की स्थिति में आज हैं। हम आपकी बात मानते, लेकिन ये भी मान लेते अगर जरूरत पड़े। हमारी डिक्शनरी में लेकिन लफ्ज़ नहीं है। ये सबसे पहले, आपको शायद ज्ञान नहीं हो, सबसे पहले वाड्रा के खिलाफ मैंने ही इल्ज़ाम लगाए थे। सबसे पहले इल्ज़ाम लगाने वाला मैं ही व्यक्ति था, और वो सबूत के साथ थे, और वो इल्ज़ाम चार्जशीट की शक्ल में हमने राष्ट्रपति को भी भेजे हुए हैं। अब तो इंक्वायरी होनी ही होनी है, निश्चित रूप से होगी। सरकार आई तो सरकार आपके द्वारा सरकार आ गई, सरकार आपके द्वारा जैसे कार्यक्रम और चलाएगी सर? निश्चित रूप से चलाएंगे। हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता के हितों के रक्षार्थ हम सब कुछ करेंगे। मैं नहीं गया हूं तो मेरी पार्टी के दूसरे लोग गए होंगे। सभा जो तय की है उस सभा में गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी की तरह मैं सब जगह जा पाऊँ। मेरी तबीयत तो आपको वैसे अंदाज़ा हो जाती है, मुझे थोड़ा सा बुखार भी है, खांसी भी आ रही है, तकलीफ में तो मैं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि जेल जाने से डर रहा हूँ। सरेंडर करना होता तो रैली संबोधित करते हैं, अस्पताल जाते आज? नहीं, अगर कोर्ट ये आदेश ना देती तो निश्चित रूप से मैं रैलियों का एड्रेस करता। मैंने किया भी तो पहले, मेरे पे कोई बंदिश नहीं थी। कोर्ट के फैसले में कहीं मेरे पे ये पाबंदी नहीं थी कि मैं किसी रैली को एड्रेस ना करूं। सर, लेकिन कल कोर्ट ने कहा कि दुख है उनको, डिसअपॉइंटमेंट भी है कि आपने काफ़ी सारे जो लॉज थे उनको नज़रअंदाज करते हुए पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। नहीं, हमने कानून की उल्लंघना नहीं करते, हम कानून के पालन करने वाले हैं। हम अदालत का एहतराम करते हैं, हम संविधान के मुताबिक चलने वाले हैं। कोर्ट के फैसले में कोई भी मुझे पढ़ के ये बता दे कि कोर्ट ने हम पे कोई बंदिश लगा रखी है, बल्कि कोर्ट को तो सीबीआई के लोगों ने कहा था कि ये तो बाहर जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तब कोर्ट ने खुद लिख करके ये कहा है कि मैं इनके मौलिक अधिकारों को सुलभ नहीं कर सकता, ये लिखित रूप में। सर, आपको क्या लगता है कि मिस्टर मोदी जी को ज़्यादा घमंड हो गया? एक सेकंड, शायद आपको ध्यान नहीं मैडम, जो ज़मीनें सरकार ने उनको दी थी उस ज़मीनों पर अभी वो ज़मीनों के मालिक काबज़ हैं, और हमारी सरकार आने के बाद उनकी सारी ज़मीनें उनको वापस दिलाई जाए। सर, आपको क्या लगता है कि मोदी जी जो हैं बहुत घमंड में आ गए हैं? महाराष्ट्र में उन्होंने एमएनएस को शिवसेना को छोड़ दिया, किनारा कर दिया, आपके साथ उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। क्या आपको लग रहा है वो ज़्यादा पावर का जो है वो नशा चढ़ गया है? अब ये तो आप उनसे पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। ये तो पहले कर चुके हैं, तो
आज क्या करेंगे, तो इससे पहले कर चुके हैं और चुनाव आयोग ने उनकी उस शिकायत को रिजेक्ट भी कर दिया। मोदी ने कहा है कि जो विकास हरियाणा में 15 साल में नहीं हुआ वो हम 5 साल में कर देंगे। हम इनके बहुत मशहूर होंगे। अगर मोदी जी ऐसा कर दें तो मैं उनका सारी उम्र के लिए फैन हो जाऊंगा। हमें तो विकास चाहिए, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। आज का कार्यक्रम क्या है? आज तो जेल में जा रहा हूँ, आप भी चलेंगे साथ? सर मतदान से वहाँ तक साथ चलेंगे सर, पीछे पीछे आप भी रहेंगे। मुझे एक लाभ मिल जाएगा ना, मैं अपंग आदमी हूँ, मुझे एक अटेंडेंट भी तो चाहिए ना। वैसे आज की तारीख में पहुँचना है मुझे, और हमारे देश के संविधान के मुताबिक तारीख शायद रात के 12 बजे बदलती है। मुख्यमंत्री का नाम आप नहीं बता रहे और गठबंधन के बारे में भी आप कह रहे हैं कि चोट आई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये आप नहीं बता रहे कि अगर आपकी पार्टी। ये मैं बता ही नहीं सकता। ये कोई भी नहीं, ऐसी कोई अड़चन नहीं है मेरे ख्याल में। देखो, भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक बगैर एमएलए और एमपी के भी सीएम और पीएम बन सकते हैं। ऐसी मिसाल हमारे प्रदेश में भी है। मेरे पिताजी ने अवतार सिंह बढ़ाना को बिना एमएलए के भी 6 महीने तक मंत्री परिषद में रखा था। वैसे चौटाला जी 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने ललिता को इसी आधार पर नहीं बनने दिया था, जब आप एमएलए नहीं बन सकते तो मुख्यमंत्री आपके वकील ये बात बता सर, लेकिन आप कन्विक्शन हो चुका है आपका, उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री। अभी तक मेरा मामला अदालत के विचाराधीन है, फैसला रिजर्व है। मैं अदालत के फैसले का एहतराम करूंगा। अगर अदालत मुझे उस कानून के तहत ज़्यादा लंबी सज़ा देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, और मैं जब चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा तो फिर मुख्यमंत्री का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। अच्छा सर, आप मेरा प्रश्न है, आप देश के बहुत बड़े लीडर हैं, एक पार्टी के नेता हैं, अभी आप जेल चले जाएंगे, पता नहीं आप कब आएंगे, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो मोदी जी 3 महीने 4 महीने से कार्य कर रहे हैं, उस पर आप क्या हैं? मोदी जी जो 4 महीने से देश चला रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे भारत के बारे में? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब पता नहीं इन्होंने क्या सोच के निर्णय लिया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज तक की परंपरा यही रही है कि किसी भी स्टेट के जब चुनाव घोषित होते हैं तो देश के सारे बाई इलेक्शन उसके साथ कराए जाते हैं। इन्होंने अलग से उत्तराखंड के चुनाव कराए और तीनों की तीनों सीट जो बीजेपी की थी वो कांग्रेस में चली गई। फिर शायद उन्होंने ये सोच करके कि अब इसको कोई और ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, उन्होंने बिहार और मध्य प्रदेश के चुनाव कराए, उनमें भी उनका दिवाड़ा पिट गया। फिर शायद इन्होंने सोचा कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, इसलिए फिर उन्होंने वहाँ करवाया और वहाँ की हालत आपने देख ही ली जो हुई है। तो अब तो ले दे के इनके पास महाराष्ट्र और गुजरात, अपने हरियाणा बचा है। हरियाणा, अब सब्र करोगे भाई, चलिए बात तो मेरी समाप्त हो लेने दो। कोई आपको जल्दी है, मुझे जल्दी हो सकती है जेल में जाना, आपने कहाँ जाना है? तो इसलिए अब उनके सामने विकल्प तो केवल हरियाणा ही है, और इसीलिए इन्होंने